दोस्तों, एक रॉकेट मार्स की ज़मीन पर आके लैंड होता है और उस रॉकेट का ढक्कन एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुलता है और उसके अंदर से ज़मीन के रहने वाले लोग निकलते हैं और यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। अब उन लोगों में एक फैमिली है, बिटरिंग फैमिली, जिसमें हैरी है, उसकी बीवी है कोरा और उनके 3 बच्चे हैं। वो जब लोग मार्स की ज़मीन पर आते हैं तो उनको अजीब सा फ़ील होता है क्योंकि वो ज़मीन के रहने वाले लोग हैं। जब वो पहली बार मार्स के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो उनकी बॉडी ऐसी होती है जैसे वो किसी वैक्यूम में आ गए हैं और उन्हें लगता है वो ज़्यादा देर यहाँ पे ज़िंदा नहीं रह सकेंगे क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर उनकी बॉडी के साथ मैच नहीं करता। हैरी अपनी बीवी से कहता है कि चलो वापस चलते हैं, लेकिन उसकी बीवी कहती है कि अब हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि हम 600 लाख मील का सफ़र करके यहाँ पर आए हैं, यानी 60 मिलियन माइल्स। अब वापस जाना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, क्योंकि मार्स सूरज से ज़्यादा दूर है, इसलिए वहाँ पे सर्दी भी ज़्यादा होती है और वहाँ पे सिर्फ एक ही आवाज़ होती है और वो होती है हवा के चलने की आवाज़, और इसके अलावा दूसरी कोई आवाज़ नहीं होती। तो हैरी अपने ठंडे हाथों से सामान उठाता है और एक टाउन की तरफ चल पड़ता है। दोस्तों, ये टाउन बनाया गया है ताकि ज़मीन से लोग आकर यहाँ पर रह सकें, क्योंकि ज़मीन में जंग शुरू हो चुकी है और वो है भी न्यूक्लियर वॉर, तो इसलिए लोग ज़मीन पे अब महफूज नहीं है। तो इसलिए लोग मार्स पर आते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सकें। दोस्तों, हैरी टाउन में रहना लोगों के साथ पसंद नहीं करता, बल्कि वो अपना एक अलग शेल्टर बनाता है टाउन से बाहर और अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रहना शुरू कर देता है। और हैरी की एक आदत है कि वो चीज़ों को इमेजिन करता रहता है। वो अपनी बीवी से भी ये बात शेयर करता है। वो कहता है कि सोचो, जो मार्स के लोग हैं वो कैसे होंगे, और ये जो पहाड़ियाँ हैं हमारे सामने, ये कितनी अजीब तरीके से हैं। मतलब वो ऐसी-ऐसी अजीब चीज़ें इमेजिन करता रहता है। उसकी बीवी उसे मना भी करती है कि तुम ऐसे ना किया करो, लेकिन ये उसकी आदत है। वो अपने साथ कुछ बीज भी लेकर आते हैं ताकि वो वहाँ पर सब्जियाँ उगा सकें, लेकिन वो देखते हैं कि सब्जियाँ अजीब तरीके से उग रही हैं, यानी उनकी शेप, उनका रंग वैसा है ही नहीं जैसा वो अर्थ पे होता था। तो इसलिए हैरी और उसकी बीवी हर वक्त डरे हुए रहते हैं। और एक दिन वो बैठे खाना खा रहे होते हैं जब रेडियो पर खबर आती है कि न्यूयॉर्क शहर पर एटम बॉम्ब चला दिया गया है और जितने भी स्पेस रॉकेट्स हैं वो सब तबाह हो चुके हैं। अब कोई भी रॉकेट मार्स की तरफ नहीं आएगा। ये खबर सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बल्कि बच्चे तो रोना शुरू कर देते हैं कि अब वो हमेशा मार्स पर ही रहेंगे। इसके बाद हैरी टाउन में जाता है और देखता है वहाँ पे लोग बैठे हंस रहे होते हैं और मजाक कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। उन्हें कोई परवाह नहीं होती। तो हैरी को देखकर ये बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे पूछता है कि क्या तुमने खबर सुनी कि न्यूयॉर्क शहर तबाह हो चुका है। वो कहते हैं कि हाँ, हमने सुनी। तो हैरी कहता है कि अब हम एक रॉकेट बनाएंगे और ज़मीन पर वापस जाएंगे और तुम सब लोग मेरी हेल्प करोगे रॉकेट बनाने में। वो लोग हेल्प करने से मना कर देते हैं। उन लोगों में एक लड़का होता है सैम। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी वर्कशॉप दे दूँगा और सामान दे दूँगा। तुम अकेले रॉकेट बनाना, और जब तुम 30 साल बाद रॉकेट बना लोगे फिर देखेंगे। और इसके बाद वो सारे हँसना शुरू कर देते हैं। तो हैरी सैम से कहता है कि सैम, तुम्हारी आँखों का रंग ग्रे नहीं था? सैम कहता है कि हाँ, ग्रे था। तो हैरी कहता है कि अब ये येलो हो चुका है और तुम काफ़ी लंबे हो चुके हो और पतले हो चुके हो। तो सैम ये सुन के हैरी को कहता है कि तुम्हारी आँखों का रंग कौन-सा था? तो हैरी कहता है मेरी आँखों का रंग ब्लू था। तो सैम कहता है कि अब ये हल्का-सा येलो हो चुका है। सैम उसे शीशा देता है देखने के लिए, और जब हैरी ये देखता है तो और ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उन लोगों को बताता है कि इस हवा में कोई अजीब चीज़ है, शायद कोई वायरस है जो हम सबको बदल रहा है। लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। अब दोस्तों, वक्त गुजरता जाता है और गर्मियों का मौसम आता है, और गर्मियों का मौसम इतना शदीद होता है कि नहरें सूख जाती हैं और घास जल जाती है और घरों का जो पेंट है वो खुश्क होकर हवा में उड़ जाता है। हैरी और उसकी बीवी एक जगह पर खड़े होते हैं। उनका रंग बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका होता है, उनकी आंखें गोल्डन होती हैं और वो पहले से ज़्यादा यंग होते हैं। तो उसकी बीवी हैरी को कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए। तो हैरी कहता है कि नहीं, अब हम कहीं नहीं जा सकते। यानी उसे पता चल जाता है कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो मैं रॉकेट बना रहा हूँ उसे भी जंग लगना शुरू हो गया। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। दोस्तों, अब 5 साल और गुजर जाते हैं और एक रॉकेट दोबारा आता है जो आके मार्स की ज़मीन पे लैंड होता है। वहाँ से आदमी निकलते हैं और वो आवाज़ लगाते हैं कि हम ज़मीन पे जंग जीत चुके हैं, हम आपको रेस्क्यू करने आए हैं। लेकिन हर तरफ खामोशी होती है, किसी की कोई आवाज़ नहीं होती। कैप्टन वहाँ पे अपना हेडक्वार्टर बनाता है थोड़ी देर के लिए और लेफ्टिनेंट को और बाकी फ़ौजियों को भेजता है ताकि वो ज़मीन के लोगों को ढूंढ सकें। तो जब वो होकर वापस आते हैं, वो आके कैप्टन को बताते हैं कि उन्होंने कोई ज़मीन के लोगों को नहीं देखा, बल्कि वो मार्स के लोगों से मिले। उनके रंग काले थे और उनकी आंखें गोल्डन थीं और वो काफ़ी फ्रेंडली थे, बल्कि वो तो इंग्लिश भी बोलते थे, जो कि उन्होंने बड़े थोड़े अरसे में सीखी।
तो कैप्टन कहता है कि क्या उन्होंने ज़मीन के लोगों के बारे में बताया? तो लेफ्टिनेंट बताता है कि हमने उनसे ज़मीन के लोगों के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें उनका कुछ नहीं पता। तो कैप्टन कहता है कि हो सकता है इन्होंने उन्हें मार दिया हो। तो लेफ्टिनेंट जवाब देता है कि ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं। उन्हें देख के, उनसे बात करके ऐसा नहीं लगता कि वो किसी को मार सकते हैं। और वो कहता है कि वो शायद किसी बीमारी से मरे हों। तो कैप्टन कहता है कि हो सकता है, लेकिन ये एक मिस्ट्री है जिसे कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों इस कहानी में राइटर बताता है कि जो मार्स पे लोग गए थे, जिन्होंने पहले बड़ा अजीब सा फील किया, वो वक्त गुजरने के साथ साथ उस जगह के आदी हो गए। और यहाँ तक कि जब टीम उन्हें गई रेस्क्यू करने के लिए, तो उन्होंने बताया ही नहीं कि वो वही लोग हैं जो यहाँ पे आए थे, बल्कि उन्होंने ये ऐसे शो किया जैसे वो मार्स के रहने वाले हैं, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा मार्स के साथ घुल मिल चुके थे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।